कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको शरण नहीं देती, बल्कि आपको हमेशा के लिए अपना बना लेती हैं। और इस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जो आरव और मीरा की जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। आरव, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर और, आगे कोई जगह मिल ही जाएगी। तेज बारिश, कड़कती बिजली और आसमान को चीरती हुई हवाएं। आरव और मीरा अपनी कार में अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी था और तूफान अब बेकाबू हो चुका था। वाइपर की आवाज और मीरा की घबराई हुई सांसें कार के अंदर डर की एक अजीब सी लय बना रही थी। पता नहीं ये कैसी जगह है, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। लग रहा है एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हूँ। तो अब क्या करें? क्या हम भटक गए हैं? आरव, वो देखो पहाड़ पर। तभी अंधेरे के बीच उन्हें एक विशाल होटल दिखाई दिया। वो बहुत ऊंचा था, बेहद पुराना। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी कोई हवेली हो। ऐसे जंगल में इतना बड़ा होटल? मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा है। वापस चलते हैं। ऐसे तूफान में कहाँ जाएंगे? एक रात की ही तो बात है। लेकिन तभी होटल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। रोहन और मीरा दोनों ही चौंक गए। वे कुछ देर बाहर ही रुके और वापस जाने ही वाले थे, लेकिन मौसम और खराब होने लगा। लोहे के जंग लगे गेट, ऊंची खामोश दीवारें और टूटी खिड़कियां। होटल का नाम पढ़ पाना भी मुश्किल था। फिर भी हालात से मजबूर होकर दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। कुछ लोग बैठे थे, हल्की रोशनी थी। लोगों को देख आरव और मीरा की जान में जान आई। आरव ने एक आदमी से रिसेप्शनिस्ट के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो आरव और मीरा को घूरता जा रहा था। तभी मीरा की नजर रिसेप्शन डेस्क पर पड़ी। दोनों उस तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद वो आदमी अचानक सिकुड़ने लगा और एक काले साए में बदल गया। बाकी के काले साए भी आरव और मीरा की तरफ घूर रहे थे। और रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सामान्य था और आंखें सिर्फ आरव और मीरा को देख रही थीं। कहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हमें कमरा चाहिए एक रात के लिए। तभी पीछे से एक और कपल आया, रोहन और सिया। उन्हें भी कमरा चाहिए था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने ठंडी आवाज में कहा, हम इस होटल में एक समय पर सिर्फ एक ही कमरा देते हैं। ये क्या बात हुई? क्या और कमरे खाली नहीं हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, खाली हो या ना हो, सिर्फ एक ही कमरा मिल सकता है। एक परिवार के लिए यही यहाँ का नियम है। ये सुनकर आरव और मीरा को अजीब लगा। बगल में रोहन और सिया रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगे। देखिए, क्या कुछ नहीं हो सकता? देखिए, हम रुकेंगे तो 2 दिन के लिए। वैसे भी हम घूमने आए थे, लेकिन भटक गए। ये जगह भी ठीक ही है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट मान ही नहीं रहा था। तभी आरव और मीरा की नजर एक बच्चे पे पड़ी। वो रोहन और सिया का था। दोनों ने सोचा कि इस बच्चे के लिए उन्हें यह कमरा दे देना चाहिए। सुनिए, हमें ये कमरा नहीं चाहिए। बस तूफान थमने तक यहाँ रुकेंगे। आप कमरा इन्हें दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट की हल्की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने चाबी रोहन और सिया को दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है कि हम तो कहीं भी रात गुजार लेते, लेकिन हमारा बेटा भी साथ था, इसलिए कमरा चाहिए था। कुछ देर बातें करने के बाद रोहन और सिया अपने बेटे जय को लेकर कमरे में चले जाते हैं। तो सर, क्या हम वेटिंग एरिया में रुक सकते हैं तूफान थमने तक? उसके पैसे हम दे देंगे, ठीक रहेगा ना? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप यहां जब तक चाहे रुक सकते हैं, और मैंने पैसे मांगे क्या? नहीं ना। ये सुनकर आरव और मीरा बहुत खुश थे, लेकिन भारी आवाज में रिसेप्शनिस्ट ने अंत में कहा, बस
इस होटल के बाहर मत जाना। आरव और मीरा को यह ऐसा लगा जैसे कोई आदेश हो। दूसरी तरफ रोहन, सिया और जय अपने कमरे में सामान रखते हुए बात कर रहे थे। जय चुपचाप कोने में बैठा था। तभी उसे कमरे के दरवाजे के पास एक गोल चीज दिखी, जैसे कोई बॉल। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल रही और जय उसके पीछे। जय जन्म से ही बोल नहीं सकता था। उसकी दुनिया आवाजों से नहीं, इशारों और नजरों से बनी थी। जब वो उस गोल सी चीज को देख रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। वो गोल चीज धीरे धीरे लुढ़कती हुई आगे बढ़ने लगी और जय बिना किसी डर के उसके पीछे पीछे चलता गया। हर कदम के साथ रोशनी कम होती जा रही थी। जय ने देखा वो चीज एक जगह आकर रुक गई। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। जय ने डरते डरते उसे उठाने के लिए अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसी पल वो चीज धीरे धीरे घूमी। जय की आंखें फैल गईं। वो कोई खिलौना नहीं था, वो एक इंसानी सिर था। एक भयानक सड़ा सा सिर जिसकी आंखें जिंदा थीं। जय के कदम अपने आप पीछे हट गए, लेकिन वो सिर घर घर आता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। जय भाग पड़ा। कॉरिडोर में सारे कमरे एक जैसे लग रहे थे। भागते भागते उसके सामने एक दीवार आ गई। जय घबराकर मुड़ा और दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन वो शैतानी सिर वहां भी पहुंच चुका था। जय ने आखिरी ताकत लगाई और कॉरिडोर के दूसरे छोर पर अंधेरे में छिप गया। वो सिर अब भी उसे ढूंढ रहा था, धीरे धीरे घूमता हुआ, फर्श पर घिसकता हुआ। जय चुपचाप वहीं बैठा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सिर भी जय के इतने करीब आ गया था कि जय को उसकी गुर्राहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो सिर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। कुछ पल बाद वो सिर आगे निकल गया। जय ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक उसे कदमों की आवाज आई। जय ने पलट के देखा तो उसके सामने एक बिना सिर का शरीर खड़ा था। जय ने अपनी सांस रोकी और चुपचाप पीछे अंधेरे में निकल गया। जय भागते हुए अचानक किसी से टकराया। जब उसने ऊपर देखा तो वहां आरव खड़ा था। अरे अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी? आरव, देखकर नहीं चल सकते थे क्या? अरे मैंने क्या किया, वही तो सामने से। अच्छा ठीक है बेटा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। देखो बेटा, अंकल ने सॉरी बोल दिया है, अब तो रोना बंद कर दो। अच्छा बताओ, तुम्हारी मम्मी और पापा कहाँ हैं? आरव और मीरा को लगा कि जय भटक गया है। उन्हें नहीं पता था कि जय बोल नहीं सकता। वे बार बार उससे पूछ रहे थे, बेटा मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन जय सिर्फ डर के मारे रोए जा रहा था। अंत में थक हार कर दोनों ने सोचा कि चलो इस बच्चे को उसके कमरे तक छोड़ ही देते हैं। लेकिन जय उस अंधेरे कॉरिडोर से वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। उसने हाथ हिलाकर, सिर हिलाकर बार बार मना किया, पर मीरा कुछ समझ नहीं पाई। फिर भी वे तीनों उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आरव और मीरा आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उनके अलावा वहां कोई और दूसरा जीता जागता इंसान नहीं था। अब तो उन्हें अपने ही कदमों की खटखट डराने लगी थी। कुछ देर बाद वे जय के कमरे तक पहुंच गए, लेकिन आगे का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। ये देख जय जोर जोर से रोने लगा। आरव और मीरा को यह होटल पहले से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। इतना बड़ा होटल, इतने सारे कमरे, लोगों के होते हुए भी सारे कमरे खाली। पूरे रास्ते उन्हें कोई भी नजर नहीं आया था। आरव और मीरा जय को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसे लेकर रिसेप्शन की ओर जाते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचते ही देखते हैं रोहन और सिया वहीं खड़े थे, गुस्से में चिल्लाते हुए। रिसेप्शनिस्ट शांत खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। तभी आरव जय के साथ आता है।
सिया जैसे ही उसे देखती है दौड़कर उसे पकड़ लेती है। जय भी रोते हुए मां से चिपक जाता है। सभी राहत की सांस लेते हैं। अब दोनों परिवारों की आपस में पहचान हो गई थी। सबने खाना साथ ही खाया। बातचीत में आरव और मीरा को पता चला कि जय बोल नहीं सकता। इसी बीच जय ने भी कई बार अपने माता पिता को इशारों में उसके साथ हुआ हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि डर के कारण उसे भ्रम हुआ है। फिर भी उन्हें यह जरूर लगने लगा था कि इस होटल में कुछ तो सही नहीं है। रोहन यार, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे और मीरा को ये होटल कुछ सही नहीं लग रहा। यहाँ के बारे में कुछ अजीब सा है। बात तो सही है। जब जय गुम हुआ था तब हमने बहुत से लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के अलावा किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस सब घूरते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच मीरा को वॉशरूम जाना पड़ जाता है। देखो, ये लोग तो अभी भी घूरे ही जा रहे हैं, लेकिन ये बातों पर ध्यान मत दो। हमें तो सिर्फ आज की रात ही तो निकालनी है। और वैसे भी इस तूफान में बाहर रहना भी तो सुरक्षित नहीं है। अरे भाभी जी, मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो वॉशरूम गई है, बस आती ही होगी। क्यों, आपसे उनके बिना रहा नहीं जाता क्या? हंसी मजाक के बीच सबको यही लग रहा था कि खतरा सिर्फ बाहर चल रहे तूफान का है। उन्हें क्या पता था कि मौत किसी आवाज के बिना हर पल उन पर नजर रखे खड़ी है। वो धीरे धीरे बिना कदमों की आहट के बस उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर मीरा वॉशरूम में थी। वो ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर रही थी। पानी की हर बूंद जैसे उस खामोशी को और भारी बना रही थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी और उसी पल उसकी सांसें अटक गईं। आईने में उसके बिल्कुल पीछे एक झुकी हुई झुर्रियों से भरी सड़ी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। आंखें धसी हुई, मुंह आधा खुला और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। मीरा ने झटके से पीछे पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, खाली सिर्फ ठंडी दीवारें और टपकता हुआ पानी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने फिर आईने की तरफ देखा। अब वहां वो बूढ़ी औरत भी नहीं थी। मीरा ने घबरा कर चारों तरफ देखा। वॉशरूम की लाइट हल्की हल्की कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, सीना जैसे सिकुड़ता जा रहा हो। और तभी उसे एहसास हुआ वो अकेली नहीं है, कुछ उसके बहुत पास खड़ा है। जैसे ही मीरा की नजर उस पर पड़ी, उसकी रूह कांप उठी और अगले ही पल मीरा जोर से चीख पड़ी। कौन हो तुम? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके होंठ फैलते चले गए एक भयानक खोखली हंसी में। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मीरा के कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। अगले ही पल उस औरत ने धीरे से हाथ उठाया। मीरा जमीन से ऊपर उठ गई और हवा में ही मीरा का गला जकड़ आ गया। उसके पैर तड़पने लगे, हाथ हवा में छटपटाने लगे, सांस धीरे धीरे रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उस डरावनी हंसी के। आंखें भारी होने लगी, पलकें बंद होने को थी। तभी धड़ाम, दरवाजा खुलने की जोरदार आवाज आई। मीरा अचानक जमीन पर गिर पड़ी, सांस हांफते हुए वापस लौटी और उसी पल वो औरत गायब हो चुकी थी। दरवाजे से अंदर सिया आई। मीरा को फर्श पर गिरा देख वो जोर से चीख उठी। पता नहीं क्या हुआ, जब मैं वहां पहुंची मीरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ ही देर में सब लोग उसी कमरे में इकट्ठा थे। मीरा अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। आरव का चेहरा सख्त हो चुका था। इस होटल में कुछ बहुत गड़बड़ है। हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या बाहर जाना सही होगा? तूफान अभी भी चल रहा है। मुझे बाहर से ज्यादा इस होटल के अंदर खतरा लग रहा है। इतना कहते ही आरव ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर चल दिया। देर रात कमरे में सन्नाटा था।
रोहन और सिया सो रहे थे। जय उनके बीच चुपचाप लेटा था। तभी एक तेज अजीब सी आवाज। सिया की नींद खुल गई और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने अंधेरे में कुछ हिल रहा था। अगले ही पल सिया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर रोहन और जय घबरा कर उठ बैठे, लेकिन सिया कमरे में नहीं थी। रोहन भागकर बाहर आया, चारों तरफ देखा, सिया कहीं नहीं थी। होटल का कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा और ज्यादा अंधेरा लग रहा था। रोहन ने कांपते हुए जय की तरफ देखा। हमें उन लोगों के साथ ही ये होटल छोड़ देना चाहिए था। उन्हें एक पल में डर का एहसास हुआ कि कुछ तो उन्हें लेने आ रहा है। अगले ही पल रोहन ने जय को उठाया और पूरी ताकत से होटल के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन पीछे से किसी के आने की आवाज और हर तरफ काला कोहरा छाने लगा था। धीमी, भारी और बहुत करीब। रोहन और तेज भागा, लेकिन वो जिस गली में मुड़ता वहां काला कोहरा उसे रोक लेता। रोहन मुड़कर इधर उधर भागा, लेकिन अब हर जगह वो कोहरा ही था। उस कोहरे ने अब हर रास्ता रोक लिया था। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। रोहन अब किसी भी तरह बस जय को बचाना चाहता था, लेकिन तभी उसे दिखा बाहर का दरवाजा। दरवाजा बस सामने था। आवाज अब उसके बिल्कुल पीछे थी। डर के मारे रोहन ने पूरी ताकत से जय को बाहर की ओर फेंक दिया। जय ने हवा में ही अपने पिता का चेहरा आखिरी बार देखा। एक ऐसे इंसान का था जो जीना चाहता था, लेकिन रोहन ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने आखिरी कोशिश की। वो बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे से कई काली परछाइयां उस पर टूट पड़ी। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने गर्दन जकड़ी, किसी ने पैरों को जकड़ लिया और एक ही पल में उसे अंधेरे में खींच लिया गया। उसी क्षण धड़ाम, होटल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जय जमीन पे गिरा, खड़ा हुआ और पूरी ताकत से चिल्लाया, पापा, मम्मी। लेकिन बाहर सिर्फ तूफान की आवाज थी और अंदर से उसके मम्मी पापा की दर्द भरी चीखें। जय रोने लगा। तभी उसके पीछे अजीब सी हलचल हुई। मुड़कर देखा, वहां आरव और मीरा खड़े थे। मीरा की आंखें फैल गईं। उन्होंने वापस आते समय देख लिया था, जब काले साए रोहन को खींचकर अंदर ले गए थे। उस खौफनाक नजारे के सामने जय का बोल पाना बहुत छोटी चीज थी। तभी मीरा की नजर ऊपर गई। होटल की छत पर एक खिड़की। उसने आरव को इशारा किया। आरव और जय ने जैसे ही ऊपर देखा, उनकी सांसें रुक गईं। खिड़की के पीछे रोहन और सिया वो खिड़की पीट रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़े, वो कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने आरव को जय की ओर इशारा किया। जय को ले जाने की भीख मांग रहे थे। आरव को सब समझ आ गया। उसने जय को गोद में उठाया, मीरा के साथ तेजी से कार की तरफ भागा। कार आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जाते जाते जय ने आखिरी बार होटल की ओर नजर डाली। जो उसने देखा वो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। होटल की छत से मानो खून की नदी बह रही थी, गाढ़ा, लाल, अंतहीन। जय ने जब ध्यान से देखा तो उसकी सांस अटक गई। उस खून के बीच उसे अपनी मम्मी पापा की आकृतियां दिखीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नोच रही हो, बेरहमी से खींच रही हो। जय जोर से चीख पड़ा, लेकिन खून का बहाव थमा नहीं। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों के सामने वो होटल पूरी तरह गायब हो गया। जय अब बोल सकता था, चीख सकता था, लेकिन पुकारने के लिए उसकी मम्मी पापा वहां नहीं थे। और उस रात के बाद उस होटल का भी फिर कभी कोई पता नहीं चला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है।
थैंक यू। और फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। बाय।